कल जो न्यूमेरिकल दिए थे बनाने बन गया क्या? कोई परेशानी भी है, पूछना भी है? सिंपल ही तो था। चलिए, आगे फिर से थोड़ा सा काम हम लोग हाफ लाइफ पर ही करेंगे। देखिए तो इधर, ध्यान दो इधर। अरे, बोलना पड़ेगा बार बार कि वो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, यहाँ आया किस लिए ये समझ में नहीं आता है। अतीत हो गया है, मतलब रोज का रोज एक एक कहानी है। रिकॉर्डिंग भी देखेगा ना, उसको लगेगा सब पागल बैठा हुआ है सामने। ऐसे में गुस्सा करते होंगे तो लगता होगा कि खरूस टाइप के आदमी है, गुस्साते हैं हरदम, गुस्सैले रहते हैं, पागल किए हुए रहते हो तुम लोग। तो इतना हंसमुख आदमी है, उसको गुस्सा दिलाते रहता है। आदमी को आदमी रहने देगा तब ना आदमी वाला व्यवहार करेगा। बताइए इक्वेशन क्या पढ़े थे? ई हाफ इज इक्वल टू, क्या था बताइए? 0.693 के। इक्वेशन में ए का कहीं चर्चा नहीं है। मान लीजिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम इधर लिए और इधर लिए हम टी हाफ। यदि 5 m पर टी हाफ आ गया 20 मिनट, कारक के प्रारंभिक सांद्रण को जब हम 5 लिए तो अर्धायु कितना आया? 30 मिनट। यदि इसको हम 10 m ले लें तो भी इसका अर्धायु कितना होगा? यदि हम इसका 15 m ले लें तो भी इसका अर्धायु क्या होगा? काहे? काहे कि प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर ही नहीं करती है। तो आप प्रारंभिक सांद्रण अब कुछ भी ले लीजिएगा ना, एक बार यदि आपको 20 मिनट मिल गया तो हर बार आपको 20 मिनट ही मिलेगा। आई बात समझ में? तो ऐसी स्थिति में यदि हम एक ग्राफ खींचें, इधर हम ले लेते हैं कंसंट्रेशन और इधर हम लोग ले लेते हैं टी हाफ, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये ग्राफ पैरेलल आ जाएगा? कंसंट्रेशन बढ़ रहा है लेकिन टी हाफ उतने हैं। ये ऊपर जाता तो बढ़ता, नीचे आता तो घटता, पैरेलल रह गया, मतलब ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। कंसंट्रेशन बढ़ रहा है लेकिन टी हाफ यहाँ पर था, यहाँ भी यही है। कंसंट्रेशन बढ़ा फिर ये यही है। यही लाइन ऊपर गया होता तो हम ये कहते कि कंसंट्रेशन बढ़ा तो टी हाफ थोड़ा बढ़ गया, और बढ़ा तो टी हाफ बढ़ गया, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये वाला ग्राफ होगा ना, खींचिए तो। पहले आप इसको लिखिए, फिर इसको लिखिए, एरो दीजिए। मथा फोड़ लेना दोनों अपने में अपने टकरा के। बोतल। एरो दीजिए, लिखिए तो। प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु, ताकि ये बात पहले आप लिखे हुए हैं, लेकिन पर और लिखिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया अर्ध आयु अभिकारक की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। कारक की
मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारक की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। ग्राफ खींच लीजिए तो। जो लाइन आप बोले हैं उसी लाइन को सूचित कर रहा है ये ग्राफ। सांद्रण बढ़ रहा है लेकिन टी हाफ स्थिर है, बैठा हुआ है। एक बार जो आ गया वही। हो गया लिखा हुआ। आगे बढ़े क्या अब? देखो, अब कुछ डेटा बेसिस बात समझिए इसका। मान लीजिए कि शुरुआती सांद्रण 100 एम था और 100 एम को 50 एम होने में मान लो कि 20 मिनट का टाइम लगा। तो बताओ ये 20 मिनट ही टी हाफ कहलाएगा? क्यों? क्योंकि 100 से 50 हुआ यानी आधा खर्च हुआ। आधा खर्च होने में जो समय लगता है वही टी हाफ कहलाता है। यदि आपको एक बार ये 20 मिनट आ गया है ना, तो अब आप इस 50 को 25 करेंगे, उसमें भी आपको कितना समय लगेगा? उसमें भी आपको 20 मिनट ही लगेगा। यानी ये जो टी है ये एक्चुअल में क्या है? हाफ। यहाँ भी टी को टी हाफ का दे, हाफ कहें टी कहें, है तो एक ही चीज, टाइम ही है ना। टी हाफ कर दिया मतलब अर्ध आई हो, और सिर्फ टी लिख दिया मतलब कोई भी टाइम हो सकता है। तो ये डाटा देख के तो पता चल ही जाएगा। टीवी लिख देंगे 100 से 50 हुआ है तो जो टाइम लगा है वही टी हाफ कहलाएगा, क्योंकि आधा रिएक्टेंट खर्च हुआ है। अब बताइए 25 से तो 12.5 होने में कितना टाइम लगेगा? फिर 20 मिनट लगेगा। तो ऐसी स्थिति में इस तरह से यदि हम डाटा को बढ़ाते चले जाए तो 12.5 को फिर आधा होने में 20 मिनट लगेगा, उसको आधा होने में फिर 20 मिनट लगेगा, फिर जो बचा उसको आधा होने में फिर 20 मिनट लगेगा। ये 20 मिनट लगता रहेगा और ये कभी भी जीरो होने वाला नहीं है। देखे थे ना कल डाटा इस तरह का कुछ आया था? उतारिए तो। यहां से एक फॉर्मूला होता है, टोटल टाइम बराबर n गुना टी हाफ। यहाँ पर n को बोला जाएगा नंबर ऑफ हाफ लाइफ। पर एक क्वेश्चन बनेगा आगे, तो आप लिख लीजिए। क्या आगे बढ़े? अब एक जवाब दीजिए आप। हम टी 50% यदि लिखें तो इसका मतलब हुआ 50% खर्च होने में लगने वाला समय। इसको हम लिख दें 1 × टी हाफ। ये लिखा जा सकता है कि नहीं? देखिए, 100 से 50 हुआ, बताइए 50% गया। उसको उसमें जो समय लगा कितना लगा? 20 मिनट। यानी 1 टी हाफ लगा। अब जरा सोचिए, आप शुरू से देखिए, 100 को 25 होने में कितना समय लगा?
सुनिए, 100 को 25 होने में कितना समय लगा? 40 मिनट लगा। और यदि आप उसको तोड़ के समझिएगा, 100 से 50 हुआ, 50 से 25 हुआ, कितना टी हाफ तय किया? 2 टी हाफ। अब बताइए, 2 टी हाफ तय करके हम आपको एक्चुअल में ये फॉर्मूला समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 2 टी हाफ तय करके ये कितना परसेंट खर्च कर दिया? 75%। आज 100, बचा हुआ है 25, खर्च कितना हुआ? 75%। का मतलब ये हुआ कि अगला फॉर्मूला यदि हम ये लिख दें कि टी 75% बराबर, क्या हम इसको 2 × टी हाफ लिख सकते हैं? और समझ में आया कि ये क्या हम कर रहे हैं? बोलिए हाँ या ना। अभी जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं इसको तुम लोग में से कोई नहीं लिखोगे, क्योंकि इसका एक दूसरा फॉर्मेट भी हम तुमको बताएंगे। और बताओ, तीसरा में देखो। अब यदि हम 100 से सीधे आ जाए यहाँ 12.5 में, कितना टी हाफ लगा? 3 टी हाफ लगा। तो हम तो पहले 3 × टी हाफ लिख देते हैं। लेकिन अब हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि कितना प्रतिशत अभिक्रिया हो चुकी है। 100 में से 12.5 को घटा दीजिए, ये होगा 87.5। इसका मतलब 100 में 87.5 खर्च हो गया। तो ये मतलब हुआ कि 87.5% रिएक्शन समाप्त हो चुका है। यानी किसी भी प्रथम कोटि अभिक्रिया के 87.5% को पूर्ण होने में कितना टी हाफ से गुजरना पड़ेगा? 3 टी हाफ से। अब आप एक चीज देखिए, 87% रिएक्शन 3 टी हाफ में तय कर लेता है। 87% रिएक्शन मात्र 3 टी हाफ में तय कर लेता है। और ये रिएक्शन कभी पूरा, अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, ये कम परसेंटेज बढ़ेगा और ये लगातार बढ़ता रहेगा। मतलब उसको आप आधा कीजिए, फिर आधा कीजिए, फिर आधा कीजिए, फिर आधा कीजिए, उसका आधा कितना होगा? 6.25। हाँ या ना? तो भी कितना लगेगा? 20 मिनट। बताइए तो कितना परसेंट रिएक्शन समाप्त हुआ? 93.75। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि 93.75% रिएक्शन होने में 4 × टी हाफ लगा। तो ये जो टोटल टाइम बता रहा है ना, यहाँ पर टोटल टाइम का मतलब है कि 75% पूर्ण होने में लगने वाला समय, 87.5% पूर्ण होने में लगने वाला समय। आपसे ये क्वेश्चन कर देगा कि यदि किसी अभिक्रिया की अर्ध आयु, नहीं ऐसे लिख देगा कि 1120 मिनट यदि अर्ध आयु इतना है, तो कितना समय के बाद इसका, क्वेश्चन कुछ उल्टा पुल्टा हम बोल रहे हैं, हम ऐसे समझा देते हैं आप। जैसे क्वेश्चन आपसे कहेगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को 75% पूर्ण होने में 32 मिनट का समय लगता है। फिर से ध्यान से सुनिए, कि रासायनिक अभिक्रिया को 75% पूर्ण होने में 32 मिनट का समय लगता है। तो बताइए कि उसी रासायनिक अभिक्रिया को 93.75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? देखिए कैसे बनाएंगे। T75% बराबर 2 टी हाफ, हाँ या ना? T75% वाला वैल्यू दिया हुआ है आपको, 32 मिनट। एन का मान कितना हो जाएगा? 2। बताइए टी हाफ का मान निकल जाएगा कि नहीं? टी हाफ यदि निकल गया तो आप यहाँ से T93.75 बराबर 4 × टी हाफ करेंगे, 4 से गुना करके उसका मान ही निकाल लेंगे। जब क्वेश्चन बनाओगे तब थोड़ा बढ़िया समझ में आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। लेकिन जो बोलना था वो हम बोल चुके, जो समझना था वो आप समझ चुके। बाकी चीज आप समझिएगा क्वेश्चन पर। पहले आप ये बताइए कि इस फॉर्मूला में कहीं कोई परेशानी है? और देखिए, हम चाहें तो इस परसेंटेज को फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। हम चाहें तो इसको टी हाफ भी तो कह सकते हैं, क्योंकि टी हाफ और T50% तो एक ही बात है। लेकिन क्या इसको टी हाफ कहेंगे? तो टी हाफ नहीं कहेंगे। इसको फ्रैक्शन में बदलिए ना, 75/100 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? टी, T/4। अब समझ में आया कि क्या करना था इसमें? इधर भी देखो, यहां भी तो आप कुछ कीजिएगा ना। अब 87.5/100 कर दीजिए, ये आपको 7/8 आ जाएगा।
करके देखिएगा, 7/8 आ जाएगा। इसको देखिएगा, ये आ जाएगा 14/15, कुछ ऐसा आ जाएगा। रूप में आप लिखना चाहते हैं तो घर पर जाके पता कीजिए कितना होगा। समझे हम क्या किए? सो वो 100 से भाग दे दीजिए, जो सिंपल फ्रैक्शन आएगा उसको आप लिख दीजिए। आप करके देखिए ना, 87.5/100, आपको आ जाएगा 7/8। उतारिए तो इसको। ये तो कैलकुलेशन करने का विषय वस्तु है ना। अब आप एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन पर ज्यादा बेहतर समझेंगे। तो घर पे करके लिख लेना। तो वहां पर T½ लिखे, T3/4 लिखे, यहाँ क्या लिखाएगा? T7/8, ये लिखाएगा T14/15। करके देखना, ये आएगा मान तुमको, जब तुम इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे। फ्रैक्शन में चेंज करने का मतलब 100 से भाग दोगे। अब आप न्यूमेरिकल बनाइए, तब आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, जो आप पढ़े हैं इसका क्या मतलब है, क्यों हमारे लिए जरूरी है। दिखाएं क्वेश्चन? दिखाएंगे तो चेंज करें ना जी। लिखेंगे एक प्रथम कोटि अभिक्रिया को एक प्रथम कोटि अभिक्रिया को 50%, सॉरी 75% पूर्ण होने में 32 मिनट का समय लगता है। 32 मिनट का समय लगता है। तो उसी अभिक्रिया को 50% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? अभी तुरंत तुमको बताया गया था, सॉल्यूशन हम पीछे नीचे लिख रहे हैं। क्या बताया गया था बताइए? T75% बराबर 2 × T½ अच्छा, यदि 2 × T½ को हम चाहें तो यहीं डायरेक्ट 2 × 50% लिख सकते हैं। तो बताइए ये टाइम कितना है? 32 मिनट। 32 मिनट बराबर 2 × T50%। बताइए T50% बराबर क्या हो जाएगा? 32/16, सॉरी 32/2, कितना मिनट? 16 मिनट। समझ में आया कि कैसे क्वेश्चन करता है? इस तरह से पूछे। इसी में हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछता कि 93.5% अभिक्रिया को पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तब आप क्या करते? पहले आप T50% निकाल लेते, यानी T½ निकाल लेते, और फिर आप फॉर्मूला क्या लगा देते कि 93.5, तो उसके अंदर 7 5 था शायद, 7 5 बराबर 4 × T½ होता है। 4 को गुना कर देते 16 से, कितना आंसर आ जाता है? 64 मिनट। जो क्वेश्चन कहा है वो बस यहीं तक है। अच्छा, इसी में यदि हम जोड़ दें कि इसी में यदि हम जोड़ दें इसी अभिक्रिया को 93.75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, तब वो
तो वही ना काम करेंगे। कोई दिक्कत है अब इसमें? आगे बढ़ जाए क्या? तो ये था प्रथम कोटि अभिक्रिया। प्रथम कोटि अभिक्रिया से संबंधित सारी बातें ऑलमोस्ट समाप्त हैं। अब हम लोग देखेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया। देखिए तो हेडिंग, फिर जो है ना क्षमता से ज्यादा समय ले लिया है। आपका सिलेबस बस दो ही कोटि पर है, एक प्रथम कोटि और दूसरा शून्य कोटि। तो ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। अब इस टॉपिक के अंतर्गत बहुत सारा बात आएगा, फर्स्ट ऑर्डर में आया था। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले होगा इसका परिभाषा और बाद में कुछ बात लिखेंगे हम लोग। पहले इसको समझते हैं, लिखिएगा नहीं जो अब लिख रहे हैं, क्योंकि हम ये कुछ रफ वर्क कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। ये मान लो कन्वर्ट करता है बी में, आर बराबर के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर। यदि हम यहाँ एक लिख दें तो ये प्रथम कोटि अभिक्रिया हो जाएगी। हाँ, हर हाल में क्या लिखना पड़ेगा? जीरो। आर बराबर हो जाएगा के इंटू एक, यानी आर बराबर, अच्छा आर बराबर जब के हो गया इसका मतलब है कि आर को अभिकारक के सांद्रण से कोई मतलब नहीं है। का मतलब है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके वेग को अभिकारक के सांद्रण से कोई मतलब नहीं होता है, या जो अभिकारक के सांद्रण से स्वतंत्र होता है, उसे ही हम अनिकोटी अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है ये? देखिए तो नीचे रो देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जो अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, से शून्य कोटि अभिक्रिया कहते। होगा तो इस संडे को इस चैप्टर का न्यूमेरिकल का क्लास रखेंगे, ठीक है? 2-3 घंटा का क्लास रहेगा, क्लास लाइव रहेगा, घर से भी आप पढ़ सकते हैं, यहाँ आके मन हो पढ़ने का तो पढ़ सकते हैं। नॉर्मल लेवल से न्यूमेरिकल उठाएंगे, सीधे आईटी लेवल तक लेके जाएंगे। पूरा थ्योरी बढ़िया से कर लीजिए आप लोग जल्दी। आज कौन सा दिन है? बुधवार है। बुधवार है तभी 2-3 दिन इसको खत्म होने में लगेगा भी। तो संडे को होगा तो मॉर्निंग में 7 बजे 8 बजे से हम एक प्रॉपर टाइम दे देंगे। इनको, जिनके पास मोबाइल नहीं है, आप क्लास में बैठ के भी काम कर सकते हैं। कि मोबाइल है तो घर पर ही रह के पढ़ना है, यहाँ आने की जरूरत। बात यह है कि जो लोग नहीं कर पाते हैं न्यूमेरिकल, या जिनको बहुत भारी लगता है, सच पूछिए तो बोर्ड एग्जाम के लिए ये बातें होगी नहीं जो संडे को होगा। यदि आप कंपटीशन सेक्शन में जाना चाहते हैं, केमिस्ट्री में आपको इंटरेस्ट है, न्यूमेरिकल बनाने में आपको अच्छा लगता है, दिमाग लगाना सही समझते हैं आप, तब आपके लिए क्लास है। अदरवाइज बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास नहीं है। बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास अभी चल, वर्किंग डे में जाइए। एक्स्ट्रा जितना भी क्लास होगा वो सब बोर्ड लेवल से हटके होगा। तो देखते हैं उसको। क्या हो गया, पूरा कर लिए? देखिए तो आगे, ए कन्वर्ट किया बी में। यहाँ पर हम लिखते हैं आर बराबर के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर। आर बराबर हो जाएगा ए। अच्छा एक बात बताइए, आर बराबर हो गया के, इसका मतलब आर का मान के का मान सब बराबर।
आर का मात्रक, के का मात्रक सब बराबर, आया ना। तो यहां से एक स्टेटमेंट लिखा जा सकता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया में आर का मान, के का मान, आर का मात्रक, के का मात्रक, ये सब आपस में बराबर होता है। यानी आर आर और के का मान और आर और के का मात्रक ये सब आपस में बराबर होता है। क्लियर है ये? मतलब आपको यदि के दे दिया ना, यदि आपको के दे दिया तो समझिए आपको वेग भी दे दिया। आई बात समझ में? क्योंकि आर आर के बराबर है। तो लिखेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया में अभिक्रिया वेग यानी आर तथा वेग स्थिरांक के का मान और मात्रक आपस में समान होता है। आप याद कीजिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए हम लोग के का मात्रक निकाले थे। के का मात्रक क्या आया था? टाइम इनवर्स, नहीं आया था? मोल पर लीटर कट गया था, टाइम नीचे बच गया था। उसी तरह से यहाँ भी हम लोग के का मात्रक निकालेंगे। लिखेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए के का मात्रक। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए के का मात्रक जरा बताओ भाई। आर बराबर क्या आया है? इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर 0। यानी आर बराबर, इसका मतलब है कि जो आर का मात्रक होगा वही के का मात्रक होगा। आर का मात्रक क्या होता है? मोल पर लीटर पर टाइम। और यही ना के हो जाएगा, याद रखिएगा इसको। अच्छा यहां से चाहे तो हम के बराबर लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स और करके। अब यहाँ पर टाइम पर सेकेंड में, पर मिनट में, पर आवर में, कुछ में भी रह सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की बड़ी संभावना होती है। ये दो में से कोई एक। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक निम्न में से क्या होगा? ए बी सी डी करके ऑप्शन दे देगा। या प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए के का मात्रक क्या होगा? ए बी सी डी करके ऑप्शन दे देगा, आपको छोड़ना पड़ेगा। हो गया? लिख लिया यहाँ तक? आगे बढ़े तो देखेंगे काइनेटिक इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। काइनेटिक इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हिंदी में क्या बोलेंगे? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए गति समीकरण। शून्य कोटि अभिक्रिया गति हो गया?
चलिए बनाना शुरू करें। मान लो एक रिएक्शन है, ए कन्वर्ट कर रहा है बी में। आर बराबर के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर 0। आर बराबर क्या हो जाएगा, लिखो साथ साथ। ए ठीक है, तुम नहीं लिखी तो हम आगे बढ़े। नहीं तुम बतिया रहे थे, ये थोड़े होता है, शुरू हो जाते हैं तुरंत में। लिखो अपने से। देखिए अब यहाँ आर बराबर पीछे क्या लिखे, ए। तो आर को हम चाहें तो लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी बराबर क्या लिखेंगे, के। डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू डी टी। बोथ साइड इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ, इंटीग्रेट बोथ साइड। अनेक जगह मिलता नहीं है कि तुरंत खिस्सा करके फड़िया देती है वो छोटा सा खिस्सा। तो लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी। ये तो ऐसा इंटीग्रेशन है जिसको आप 1 मिनट में सॉल्व कर दोगे। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, के बाहर हो जाएगा, डी टी का टी हो जाएगा। प्लस में सी लिखना पड़ेगा, काहे कि इंटीग्रल कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा। ये बहुत छोटा है, वो फर्स्ट ऑर्डर वाला बड़ा लंबा चौड़ा था। बढ़े आगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स बराबर के टी प्लस, यहाँ से सी का मान निकालना पड़ेगा ना फिर, तो वैसा ही निकालिए। बाय इनिशियल कंडीशन टी बराबर 0 तो एक्स बराबर 0 नहीं होगा रे। तो यहाँ से इक्वेशन है एक्स बराबर के टी प्लस सी। बताओ एक्स का मान 0, के गुना 0 प्लस सी। आपको ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ से सी का मान आ जाएगा 0। सी का मान यदि 0 आ गया तो उसको बैठा दीजिए वहाँ, क्या बनेगा, एक्स बराबर के टी। हो गया, यही है काइनेटिक इक्वेशन। क्या जी भारी था। अब जो टॉपिक बता रहे हैं यहाँ से ग्राफिकल क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन अटपटांग पूछता है, ध्यान दीजिएगा समझ में आएगा, नहीं ध्यान दीजिएगा नहीं समझ में आएगा। लिखेंगे ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर एक्शन। नहीं विश्वास हो तो 2018 वाला क्वेश्चन देखिएगा। 2018 बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा है इसी ग्राफ से। और जानते हैं 99% लोग गलत बनाए हैं उसको, ग्राफ को, ग्राफ वाला क्वेश्चन को। पता ही नहीं चल रहा था वो क्या पूछ रहा है, लिखना क्या है। स्टूडेंट तो छोड़ो, मैक्सिमम टीचर गलती कर बैठे हैं उसमें। चलिए आप लोग थोड़ा एक्टिव मोड में आ जाइए। देखिए इधर ए बना रहा है पी, आर बराबर के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए का पावर 0 मीन्स आर बराबर के। यहां से पहला ग्राफ यदि हम खींचे किसके किसके बीच, रेट यानी आर के बीच और कंसंट्रेशन के बीच। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन पर तो निर्भर ही नहीं करता है यार। तो बताइए ये ग्राफ कैसा आएगा।
ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? सांद्रण बढ़ रहा है लेकिन रेट पैरेलल है, मतलब स्थिर है, मतलब रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बढ़ेगा कहाँ से? सांद्रण पर निर्भर ही नहीं करता है जीरो कोटि अभिक्रिया का रेट, वो निर्भर करेगा के पर। देखेंगे आगे एक ग्राफ ये आएगा। अब देखिए ग्राफ किसके किसके बीच खींच रहे हैं ये भी मायने रखता है। आपने ग्राफ किसके किसके बीच खींचा है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन। आप इसको आर कह सकते हैं और इसको कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर जब जब हम कैपिटल ए लिखे हैं वो रिएक्टेंट को इंडिकेट किया है, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर हो या जीरो ऑर्डर हो। तो ये रहा आपका पहला ग्राफ। बढ़े आगे का खींचे बढ़े आगे का दूसरा ग्राफ देखिए। अभी तुरंत आप पढ़े हैं एक्स बराबर के टी, काइनेटिक इक्वेशन। बोलेगा रे? हाँ तो यस सर नो सर बोलते रहेगा। ये जो है कांस्टेंट है, ये जो है वह कांस्टेंट है। टी जो है वो टाइम है और एक्स जो है वो समय के साथ परिवर्तन है। हाँ बहुत बढ़िया। तो ये तो कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट है। कट्टा कहेगा यस सर, मारेंगे चार लपड़ बस। गधा कहें। बोल दिए यस सर बोलते रहो तो यस सर धर लिया, सोती पकड़ ले। टाइम को देखा है कभी कांस्टेंट होते हुए? कभी कभी नो सर भी बोलना है, और कब बोलना है वो दिमाग लगा के बोलना है, कब यस सर बोलना है कब नो सर बोलना है। खैर छोड़िए इन बातों को, अब देखते हैं आगे। सुनिए, तो यहां से एक्स जो है यह समय के साथ बदलता रहेगा, समय के साथ बदलता रहेगा तो टाइम भी बदलता रहेगा। इसका मतलब एक्स वेरिएबल है, टी वेरिएबल है, के कांस्टेंट है। ये किस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है? वाई इज इक्वल टू एम एक्स। देखो बहुत कुपति ने चला है। कुछ हो रहा है। इसीलिए ना कहते हैं कि एक मैक्सिमम मास यहाँ बैठा हुआ है जो हम लोग के लेवल को समझ ही नहीं पा रहा है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम जिस इंसान से पढ़ रहे हैं वो किस लेवल का है। कोई मतलब नहीं है उसको। फिर उसके लिए क्यों हम ही रहेंगे, फिर बहुत सारा ऑप्शन है। यही समझना था आपको, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हैं। कुछ लोग जो समझ पा रहे हैं थोड़ा दिमाग के तेज हैं। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम एक्स। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो कर रहा है जो ओरिजिन से पास करेगा पॉजिटिव स्लोप के साथ। तो ऐसी स्थिति में यहाँ जो ग्राफ आएगा, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस। एक्स पर किसको रखे हैं आप? टाइम को। और वाई पर किसको रखे हैं? एक्स को। एक्स क्या है? आंदोलन में परिवर्तन। तो हम यहाँ पर एक्स तो लिख देते हैं और बगल में ये भी लिख देते हैं। इसमें लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन। समझ में आया कि इस पर क्या रखा गया है? तो सुनिए अब रुकिए रुकिए, समझिए भी। टाइम जीरो, टाइम जीरो तो चेंज तो होगा ही नहीं, हाँ या ना? टाइम जीरो तो चेंज भी जीरो। टाइम जैसे बढ़ेगा चेंज भी बढ़ेगा। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये स्ट्रेट लाइन तो होना ही चाहिए? टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा एक्स का मान बढ़ता जाएगा, मतलब परिवर्तन बढ़ता जाएगा। यहाँ से जो एंगल निकलेगा थीटा, इसी का टेन वैल्यू निकाल लीजिए। यही होगा टेन थीटा बराबर स्लोप बराबर एम बराबर के न बराबर है इस बार। ध्यान दीजिए इस बार ग्राफ किसके किसके बीच है? टाइम और अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन के बीच। पिछला बार ग्राफ किसके किसके बीच था? सांद्रण और रेट के बीच। देखिए यहां तक का एक और ग्राफ।
मैक्सिमम 3 दिन, अगला 3 दिन में ये चैप्टर खत्म। आज बुधवार है ना, बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार, शनिवार को हर हाल में लास्ट करेंगे इस चैप्टर को। खत्म हो तो भी, नहीं खत्म हो तो भी खत्म मान लेंगे, जबरदस्ती खत्म है। सोमवार को हर हाल में नया चैप्टर स्टार्ट होगा, सरफेस केमिस्ट्री। और यदि नहीं समाप्त हुआ तो संडे को समाप्त करेंगे एक्स्ट्रा क्लास में बैठ के, इन रोकेंगे नहीं। सोमवार को सरफेस केमिस्ट्री हर हाल में स्टार्ट होगा। यहां तक लिख चुके हैं आप? बस एक और ग्राफ है, उसको थोड़ा देख लीजिए। तो ये तीसरा ग्राफ बता रहा है। बताइए एक्स बराबर के टी होता है। एक्स क्या है बताओ तो? सांद्रण में परिवर्तन। प्रारंभिक सांद्रण ए था और अंतिम सांद्रण ए माइनस एक्स था। तो बताइए ए में से ए माइनस एक्स को घटा दें तो आपको एक्स नहीं मिल जाएगा? देखो माइनस, ये माइनस लगेगा तो माइनस ए प्लस ए कट जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ए को हम लोग लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए एट 0 टाइम। बोलिए लिख सकते हैं इसको कि नहीं? इसको क्या लिख सकते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। क्या ये लिखा जा सकता है कि नहीं? लगता है आप नहीं समझे हमारी बात। प्रारंभ में जो सांद्रण था और कुछ समय पर का, कुछ समय के बाद जो सांद्रण है, यदि प्रारंभिक सांद्रण में से टी टाइम पर के सांद्रण को घटा दें तो कितना का परिवर्तन हुआ वही ना मिलेगा। इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स। समझ में आया कि ये कैसे लिखे हैं? क्वेश्चन यहीं से संबंधित है जिसके बारे में हम 2018 का बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। यानी हम चाहें तो एक्स को ये लिख सकते हैं, आप साइड में लिख देना, चूंकि एक्स बराबर कंसंट्रेशन ऑफ ए एट 0 टाइम माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। ध्यान रहे कि ये कांस्टेंट होगा और ये टाइम के साथ वेरिएबल होगा, तो ऐसा लिख सकते हैं। अब बताइए यहाँ से बराबर क्या लिख दें, के टी। जो वेरिएबल है उसको इधर रहने दीजिए और जो कांस्टेंट है वो उधर फेंक दो उधर। माइनस ए एट टाइम टी बराबर के टी। अच्छा माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए एट 0 टाइम कर दे क्या? माइनस उधर कीजिए तो कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के टी प्लस कंसंट्रेशन ऑफ ए एट 0 टाइम। हाँ या ना? बताइए ये वेरिएबल है, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी वेरिएबल है तो वाई मान लो, इसको माइनस एम मान लो तो एक्स मान लो, और ये सी। बताइए ये वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को फॉलो कर रहा है। मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आएगा नेगेटिव स्लोप के साथ, इसका कुछ ना कुछ वाई इंटरसेप्ट होगा। अच्छा ये ग्राफ किसके किसके बीच खींचा जाएगा? टाइम के बीच और अभिकारक के सांद्रण के बीच। तो यहां से ये इधर लिख रहे हैं, यहां से ये ग्राफ ऐसा आएगा। और ग्राफ बड़ा बना लेना आप। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर किसको रखेंगे, टाइम को यानी टी को, और वाई एक्सिस पर अभिकारक के सांद्रण को। अच्छा बताइए अभिकारक का सांद्रण 0 समय पर अपने पिक पर होगा? सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। शून्य समय पर आप अभिकारक को का जो सांद्रण लेंगे वो मैक्सिमम होगा ना। तो मान लीजिए ये है मैक्सिमम सांद्रण, जैसे जैसे टाइम बीतेगा अभिकारक का सांद्रण घटेगा। तो बताइए ये तो नीचे ही ना आएगा। यही ग्राफ पूछा था एग्जैक्टली। अच्छा इस पॉइंट को हम कह दें कंसंट्रेशन ऑफ ए एट 0 टाइम, नहीं कह सकते हैं? अरे भाई यहां से यहां तक के वैल्यू को ही ना आप सी कहते हैं, और यही सी ना कंसंट्रेशन ऑफ ए एट 0 टाइम। यही ग्राफ पूछा था। मैक्सिमम आदमी क्या किए हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए और टाइम के बीच का ग्राफ था, ग्राफ को ऐसा मान लिए कि ये सही है। शून्य कोटि देखता है बस सीधे पैरेलल कर देता है। बताइए सही है ये ग्राफ? वो ये ग्राफ तब सही है जब यहाँ पर रेट हो और यहाँ पर टाइम हो, कंसंट्रेशन ऑफ ए और टाइम। बताइए टाइम बदल रहा है और कंसंट्रेशन ऑफ ए बदल ही नहीं रहा है, इसका मतलब है कि अभिक्रिया हो ही नहीं रही है। सवाल ये उठता है कि गलती कैसे हो गया इसमें, स्टूडेंट से हुआ तो हुआ, टीचर से कैसे हो जाता है, कभी कभी ध्यान नहीं रहता है। इसीलिए ये बात हम सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि आप एक स्टूडेंट के तौर पर एक्टिव रहेंगे, नहीं तो गलती आप करेंगे यहाँ।
शून्य कोटि अभिक्रिया समाप्त हुई। अब हम पढ़ेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु कल।